हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया सदस्य किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन है संजीव सन्याल, मनोज ठाकुर, संदीप कनौजिया, मोहन खेड़ा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट है, संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का परिषद में नियुक्त किया गया है तो ये है संजीव सन्याल, और ये पहले वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। और यह 1990 के दशक के मध्य में वित्तीय बाजारों में काम कर चुके हैं और 2015 तक यह ड्यूस बैंक के प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। 2015 में किसके प्रबंधक थे? ड्यूस बैंक के। और 2017 में भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी इनकी आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति? 2017 में। और 2007 में इन्हें शहरी मुद्दों पर अपने काम के लिए आइजनवार फेलोशिप मिली थी। आइजनवार फेलोशिप मिली थी। कब मिली थी? 2007 में। 2014 में इन्हें वर्ल्ड सिटीजन समिट में सिंगापुर सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। किसने सम्मानित किया था? वर्ल्ड सिटीज समिट ने। कहाँ सम्मानित किया था? सिंगापुर में। और कब किया था? 2014 में। तो ये कौन थे? संजीव सन्याल, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं जिनमें से है द इंडियन रेसिस्टेंस, इंडियाज राइज आफ्टर द 1000 ईयर ऑफ डिक्लाइन, और सेकेंड है लैंड ऑफ द 7 रिवर यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज जियोग्राफी। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद कैसी है? एक स्वतंत्र निकाय है। कैसी निकाय है? ये स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की आर्थिक और संबंधित सलाहों के देने के लिए किया जाता है। किसके लिए इसका गठन किया जाता है? आर्थिक और संबंधित समस्याओं पर सलाह देने के लिए। इसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री। और यह भारत की आज़ादी के बाद से इस परिषद का कई बार गठन किया जा चुका है और 2017 में पीएम मोदी ने इसे पुनर्जीवित भी किया है। और इस वर्तमान परिषद के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देवराय हैं। अगला क्वेश्चन है, खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? इसका ऑप्शन है ईरान, रूस, जापान या यूएसए। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ईरान देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में 9 फरवरी को ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। इस मिसाइल का क्या नाम है? खैबर बस्टर मिसाइल, जो कि अपने आसपास अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तो ये कितने दूर तक है? ये अपने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, जैसे इसके आसपास के जितने अमेरिकी और इजरायली ठिकाने वहाँ तक के निशाना बनाने में सक्षम है। तो किस देश की मिसाइल है? ये ईरान देश की मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 900 मील दूर है। इसकी मारक क्षमता 900 मील दूर तक मार कर सकती है और ये मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है और इसकी उच्च सटीकता और इसे पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया है। इसे घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया है और यह मिसाइल जो है शील्ड सिस्टम को हरा सकती है। और इजराइल का ईरान से निकटतम बिंदु कितना है? 620 किलोमीटर ही दूर है। और ईरान के पास मिसाइलें हैं जो कि 1250 मील तक दूरी तय कर सकती हैं। और वहीं मध्य पूर्व में ईरान के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा शस्त्रागार भी माना जाता है। कहाँ पे? मध्य पूर्व में ईरान के पास। तो ये मिसाइल किस किस नाम की थी? खैबर बस्टर मिसाइल। और किसने इसको अनावरण किया था? इसका किस देश ने? ईरान ने। तो ईरान क्या है? ईरान एक जो है पहले क्या था? फारस नाम से जाना जाता था, जो 1935 से पहले ईरान को फारस नाम से जानते थे।
यह प्राचीन दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था, जिसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान है। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और ईरान जो संयुक्त राष्ट्र IOC, ECO और OPEC का संस्थापक सदस्य भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को सहायता भेजी है? तो इसका ऑप्शन अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस या नेपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अफगानिस्तान को भारत ने सहायता प्रदान की है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान राइट आंसर है। इसके की पॉइंट है, 22 फरवरी 2022 को भारत ने 50 ट्रकों के साथ लदे हुए 2500 मैट्रिक टन गेहूं की पहली खेप भेजी है। तो किसकी सहायता की है? अफगानिस्तान की। किसने किया है? तो हमारा देश भारत ने। किस देश का? अफगानिस्तान का। किस क्या भेजा है? 50 ट्रकों से लदे हुए 2500 मैट्रिक टन गेहूं, यानी गेहूं भेजा है। और यह जो है अफगानिस्तान के जलालाबाद के विश्व खाद्य कार्यक्रम को सौंपा जाएगा, और जो कि अभी कई खेपों की गेहूं की सहायता पहुंचाई जाएगी, यानी अभी कई बार गेहूं की खेप पहुंचाई जाएगी। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। और हमारे उस बैग पर क्या लिखा हुआ है? उस बैग पे लिखा हुआ है, भारत के लोगों की ओर से अफगानिस्तान को उपहार, यह संदेश लिखा हुआ है। ऐसे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक जो है बीसा पारजुली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने किसने था? कौन कौन थे इस कार्यक्रम में? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक जो थे बीसा परजुली। इन लोगों ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को रवाना किया था। कहाँ पे रवाना किया था? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? इसका ऑप्शन है गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन या पाइपलाइन या डाटा लाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। गैस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आइए जानते हैं गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम क्या है। नॉर्ड स्ट्रीम जो है एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्तलुगा से जर्मनी से ग्रिफ्सवॉल्ड तक फैली हुई। कहाँ से कहाँ तक? बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्तलुगा से जर्मनी ग्रिफ्सवॉल्ड तक फैली हुई है। और यह पाइपलाइन जो है सालाना 55 अरब मीटर गैस की आपूर्ति करता है। कितना? 55 अरब घन मीटर, यानी क्यूब मीटर गैस की आपूर्ति करता है। अब वर्ष 2015 में इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया था? 2015 में इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय लिया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के साथ साथ जर्मनी को प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। किसको? जर्मनी को। कितना? 110 बिलियन क्यूबिक मीटर क्या आपूर्ति की जाएगी? गैस। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के निर्माण का निर्णय रूसी ऊर्जा प्रमुख गजप्रोम और यूरोप की 5 अन्य फर्मों द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा इसका निर्माण का निर्णय लिया गया था? रूसी ऊर्जा प्रमुख गजप्रोम और यूरोप के 5 अन्य फर्मों के साथ लिया गया था। नार्ड 2 का जो है मूल्य लगभग कितना है? 11 बिलियन डॉलर आंका गया है। कितना? 11 बिलियन डॉलर। तो नार्ड स्ट्रीम का महत्व क्या है? इसका महत्व है जर्मनी गैस और तेल के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। जर्मनी जो है गैस और तेल के लिए आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। तो यह पाइपलाइन जो है इस स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी, और इस पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप को गैस की स्थायी आपूर्ति प्राप्त होती रहेगी, जबकि रूस को यूरोपीय बाजार तक सीधी पहुंच जाएगी, यानी आयात करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 का जो प्रस्तावित मार्ग है वह आर्थिक क्षेत्र स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्रीय जल का उपयोग करेगा। कहाँ कहाँ से ये आएगा? स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्रीय जल यानी जल मार्ग से आएगा। ऐसे इन देशों की राष्ट्रीय सरकारों को निवेश और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। किन किन सरकारों को? स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के सरकारों को। अगला है, किस देश यानी किस प्रदेश का परिसीमन आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है?
तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के परिसीमन को कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है और इस आयोग के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है और इस आयोग का कार्यकाल जो है 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस राज्य सरकार के? जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार का क्या बढ़ाया गया है? परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है और यह कब तक हो गया? 6 मई को समाप्त हो जाएगा। अब परिसीमन प्रक्रिया जो है जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिसीमन प्रक्रिया क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश यानी वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो वहाँ चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस परिसीमन का आयोग का गठन कब हुआ था? 6 मार्च 2020 को किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता कौन किया था? सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 107, जो कि बढ़कर कितनी हो जाएगी? 114 हो जाएगी। इससे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को फायदा होगा। यहाँ पे पुनर्गठन किसका होगा? विधेयक का। तो जब पुनर्गठन होगा तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें 107 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 114। अगला क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार होता है वह किसे दिया गया, यानी उसे सम्मानित किया गया। कौन है वो? तो इसका ऑप्शन है नीना गुप्ता, नीलम राय, विपिन ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया। किसको? नीना गुप्ता को। ये राइट आंसर है। तो 22 फरवरी 2022 को प्रोफेसर जो है नीना गुप्ता कौन है? प्रोफेसर है जो कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता को। ये प्रोफेसर है। नीना गुप्ता जो है कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में गणितज्ञ है, यानी मैथ के प्रोफेसर है। इन्होंने एफाइन बीजीज ज्यामिति यानी एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। किसके लिए सम्मानित किया गया? एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा के उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको पुरस्कार प्रदान किया गया। यह युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है एक गणित पुरस्कार है जिसे इटली में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिक केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इटली में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिक केंद्र के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। इसका नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। इसके नाम पर रखा गया है ये पुरस्कार? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2004 में की गई थी। 2004 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और पहली बार कब दिया गया था किसी को? तो ये 2005 में किसी को प्रदान किया गया था पहली बार। तो ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्री रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसी विकासशील देश के शोधकर्ता को दिया जाता है। यानी जो पीएचडी वाले होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वे उन्हें दिया जाता है और जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो और उन्हें विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो, ये उनको दिया जाता है। ये इसका मेन पॉइंट है। तो श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? तो रामानुजन निवास कौन थे? तो ये महान गणितज्ञ यानी भारतीय गणितज्ञ इंडियन मैथमेटिक्स थे। इनके पास शुद्ध गणित की लगभग कई औपचारिक परीक्षण नहीं था, यानी इनके पास कोई भी औपचारिक परीक्षण नहीं था, लेकिन इन्हें गणितज्ञ विशेषण अनंत श्रृंखला सिद्धांत
यानी मैथमेटिकल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और ये गणित की समस्याओं के समाधान को पर्याप्त योगदान दिया। यानी मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये सब जितनी भी इसकी प्रॉब्लम थी, इसके समाधान में, इसके सोल्यूशन में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, जिन्हें उस समय का असाध्य माना जाता था। जो उस समय इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल कर दिए थे। इसलिए इन्हें इनके नाम से, और ये एक महान गणितज्ञ होने के नाते से, इनके नाम से श्री रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। किसको? गणित, मैथ के शोधकर्ताओं को। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है रुड़की, दिल्ली, कानपुर या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किसान मोबाइल ऐप क्या है, आइए देखते हैं। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की में किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ पे? आईआईटी रुड़की में। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। किस लिए ये बनाया गया है? किसानों को कृषि मौसमी संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत बनाया गया है। किसके तहत? ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत बनाया गया है। यह एक परियोजना है जो कि आईआईटी रुड़की द्वारा किसान जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले के किसानों ने भाग लिया था। कहाँ कहाँ के किसानों ने भाग लिया था? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल के जिलों के किसानों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हरित वित्त पोषण यानी ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है? तो ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है, आइए देखते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है और समझते हैं। तो नीति आयोग के अनुसार जो है, भारत में स्वच्छ गतिशीलता यानी क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। यानी स्वच्छता बढ़ाने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। और नीति आयोग ने पर्यावरणीय दृष्टिकोण और वित्तीय दृष्टिकोण से एक स्थायी और जलवायु केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। जो स्वच्छ गतिशीलता के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों जैसे राज्य ऑपरेटरों और निर्माताओं को एक ही मंच पर लाना चाहता है। सॉरी। इसका उद्देश्य है भारत के नागरिकों की आवश्यकताओं को संतुलन लाना, जिसकी वजह से उत्पादकता और जीवन यापन में सुधार हो सके। इसका क्या उद्देश्य है? भारत के नागरिकों की आवश्यकता को संतुलन में लाना होगा ताकि उत्पादकता और जीवन यापन के सुधार कर सके। यह जो एक स्थायी और जलवायु केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए और स्वच्छ गतिशीलता तेजी लाके किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? लॉजिस्टिक लागत को कम करके और स्वच्छ गतिशीलता को लाकर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नागरिकों की आवश्यकता में संतुलन लाने के लिए, और ये भारत में स्वच्छ गतिशीलता लाने के लिए। और इस कार्यकाल का आयोजन नीति आयोग ने विश्व संगठन संस्थान, भारत और GIZ इंडिया के सहयोग से किया है। किसके सहयोग से किया है? विश्व संसाधन संस्थान और भारत GIZ इंडिया के सहयोग से किया गया है। तो ग्रीन फाइनेंसिंग कैसे किसकी मदद करेगी? तो नीति आयोग ने कहा है कि ग्रीन फाइनेंसिंग जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम ब्याज पर वित्त पोषण संभव कर देगा। और ये भारत परिवहन के विद्युतीकरण के उद्देश्य की एक उचित योजना की आवश्यकता बनाई गई है। और हरित वित्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में वुमेन्स सेफ्टी स्क्वाड शुरू किए गए हैं? इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में वुमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किए गए। तो क्यों शुरू किए गए, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में श्रीनगर शहर में 2 महिला सुरक्षा दस्ते यानी वुमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया है। और ये प्रत्येक दस्ते में 5 से और अधिकारी महिला कर्मी शामिल होंगी, यानी 5 महिला पुलिसकर्मी या अधिकारी शामिल होंगी। ये दोनों दस्तों का नेतृत्व कौन करेगा? इंस्पेक्टर खालिदा परवीन करेंगी। कौन है? इंस्पेक्टर खालिदा परवीन। तो इस स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? वुमेन सेफ्टी स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संकट में फंसी महिलाओं की मदद करना।
इसके लिए ये शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटरों और ऐसे ही अन्य संस्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी इनको प्रोटेक्शन देने के लिए वे दिन के दौरान शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह से शहर में गश्त मारते रहेंगे, यानी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 24 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी या 20 फरवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया, यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है। तो ये जानते हैं और किसके समझते हैं। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा केंद्र भर में केंद्रीय उत्पादक शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। और इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों को सम्मान किया जाता है और इसके द्वारा अफसरों की ईमानदारी व निष्ठा को सेवा को निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी अप्रिशिएट किया जाता है। और इस 24 फरवरी को इस दिवस को 24 फरवरी 1944 के केंद्रीय उत्पादक शुल्क नामक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1944 में। कब? 24 फरवरी को। ये प्रत्येक जो है पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष सीमा बोर्ड जो शुल्क बोर्ड था, CBIC था, इसका नाम जो है अब बदलकर CBEC यानी केंद्रीय उत्पादक व सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया गया। अब बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा बदला गया था। तो CBIC क्या है? तो CBIC जो है भारत में सेवा कर, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है। क्या है? सेवा कर के लिए GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा। किसका हिस्सा है? वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यह भारत में सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक, यानी सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मार्च 2017 में इसका नाम परिवर्तित करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी यानी CBIC रख दिया गया था। कब इसका नाम चेंज हुआ था? 2017 में। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।